हेलो गाइस। ट्रेड गैलेक्सी इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक्चुअली मैं आज वीडियो मराठी में इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। तो अगर कोई इसे मराठी में भी देखना चाहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से ये मराठी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक्चुअली आज हम लोग ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में मार्केट जा कहाँ रही है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, एक्चुअल में हो क्या रहा है और गोल्ड इतने हाई रैलीज क्यों कर रहा है। गोल्ड की रैली जो है, ये रैली इतनी फास्ट, इतनी तेज, एक साल में आप देख सकते हो गोल्ड का एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। आज आज फ्राइडे की डेट है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मार्केट में पैनिक जो चल रहा है स्टॉक मार्केट में, एक साल से इंडियन मार्केट साइडवेज है, आप देख सकते हो। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट भी कर ले, पिछला एक साल अगर हम लोग, आज है सितंबर, तो ये रहा सितंबर, तो आप देखो तो मार्केट का एप्रिसिएशन है लेस देन 1%, उल्टा माइनस में चल रहा है 1%। अब ये सितंबर महीना है तो क्लोज होगा तो पता नहीं। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे, वो मार्केट में करे क्या और एक्चुअल में होल्डिंग कैसे रखे, मार्केट में कैपिटल कैसे बचाए, तो हम लोग देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मार्केट एब नॉर्मली बिहेव कर रहा है। इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट सेम चलते हैं, आपको तो पता है। थोड़ा सा इधर उधर का फर्क है जो हम लोग बाद में देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि यूएस मार्केट कैसे चल रहा है। तो S&P 500 यूएस मार्केट है, ये मंथली चार्ट है गाइस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मंथ का चार्ट है, रैली अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है DAX, यानी जर्मनी का चार्ट है, ये जर्मनी का इंडिकेट एग्जाम, मतलब आप समझ लो जर्मनी की निफ्टी है ये, जो कि कॉल में है लेकिन 5-6 महीनों से साइडवेज चल रही है। इसके अलावा है यूके, यूके रैली कर रहा है, आप देख सकते हो कंटिन्यूस रैली चालू। ये है कनाडा, कनाडा रैली कर रहा है। ये है निक्की, यानी वो क्या, इसका निक्की क्या नाम है पता नहीं मुझे ज़्यादा, बट ये है 46% से रैली कर रहा है। आप ये समझो ये स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक नहीं है गाइज, ये इंडेक्स है। इंडेक्स रैली कर रहा है 40%, ये इनका इंडेक्स रैली कर रहा है ऑलमोस्ट 36%। कब से, कब से, ये महीना है 1 मार्च, और इंडियन इंडेक्स ये है ना, एक मार्च, ये सॉरी अप्रैल, 15%। 40%, 60% कहाँ होता है गाइस, और 10% कहाँ होता है, आप मुझे बताइए। पिछले 5 महीने का इंडेक्स है ये, समझ रहे हो आप। तो मार्केट में एक एनालिसिस होता है जिसे बोलते हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है कि क्या होता है, यूएस को अगर पैसे चाहिए तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड इशू करता है कि आप मेरे से बॉन्ड ले लो, आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा जो भी मेरे बॉन्ड है उसके ऊपर। जैसे ये 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका आप देख सकते हो, ये जो यील्ड है ये पता चलता है हमें, वो चल रहा है 4% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब बहुत बड़े कंपनीज है, बहुत बड़े लोग हैं, यूएस को हर बार पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। यूएस की डेट आपको पता है $37 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। 30 ईयर बॉन्ड की रेट 4.6 चल रही है, और 2 साल के बॉन्ड की रेट 3.5 चल रही है। इसका मतलब क्या है कि लंबे जाने वाले बॉन्ड्स की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है नज़दीक वाले से। 10 साल की चल रही है 4.02, जो 5 से नीचे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यूएस का ये 30 है, उसकी 4.7 चल रही है। तो यूएसए क्या कर रहा है, अपने जो लॉन्ग टर्म डेट है इनकी, अगर उन्होंने मान लो 1,000 करोड़ उठाए, वो जो लॉन्ग टर्म जिसकी मैच्योरिटी, इस बॉन्ड की मैच्योरिटी मान लो 30 साल के बाद की है, तो उन्हें वो क्या कर रहे हैं,
उसे उस डेट को शॉर्ट टर्म की डेट में कन्वर्ट करके लेस देन 10 ईयर्स, जैसे 3 ईयर्स 2 ईयर्स के बॉन्ड में कन्वर्ट करके उसे नजदीक ही खत्म करना चाहते हैं वो लोग। वो जो बॉन्ड है उसे पे अप करना चाहते हैं नजदीक। मतलब 30 साल तक इंटरेस्ट देने से अच्छा है अभी, क्योंकि जो नजदीक वाले जो है 10 ईयर और 2 ईयर वाले जो बॉन्ड यील्ड्स है ना वो कम है। देखो 3.5% इंटरेस्ट देना है मुझे 2 साल के लिए। अगले 2 साल का जो बॉन्ड यील्ड है जो 2 साल बाद मैच्योर होगा 3.5%। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि यार मार्केट तो बहुत अच्छा है। 2 साल का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3.5% मतलब बहुत अच्छी जगह है। मैं लॉन्ग टर्म वाली जो डेट है जिससे मुझे 4.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पर ईयर, उसको मैं इस बॉन्ड में अगर ये कर देता हूँ बाय करके, उसको लॉन्ग टर्म वाले लेके बाय करके नए इशू करता हूँ 2 साल के, तो मुझे सिर्फ 3.5% देने पड़ेंगे, तो 1% बच रहे हैं वो लोग के। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट ऐसे डेट कम कर रही है, जो लॉन्ग टर्म डेट है उसे कम कर रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि यूएसए की डेट कितनी है। ठीक है, एज पर यूएसए डेट और कौन होल्डर्स है जो हाईएस्ट अर्न करते हैं उसमें से। तो अगर हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स के हिसाब से देखें, हमें वो लोग ये डेटा इजीली अवेलेबल है। आप देखा करो कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हो कैसे रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है। अगर हम लोग देखें तो हमें पता चला है $36 ट्रिलियन से ज़्यादा की डेट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है जापान, यूके 800 बिलियन, फिर है चाइना, फिर है केमन आइलैंड्स, फिर है बेल्जियम, फिर है लग्जमबर्ग, फिर है कनाडा, फिर है फ्रांस, फिर है आयरलैंड। आप देख सकते हो ऐसे, और इंडिया है 233 बिलियंस के साथ। एक्चुअली में इंडिया डेट कम कर रहे गए पिछले साल से इस साल में, $30 बिलियन की डेट हमने कम की है, चाइना ने भी कम की है और बढ़ाई गई है यूके, जापान, इन्होंने बढ़ाई है। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चेंज करके देखें, सॉरी, चेंज इन यूएसए डेट बाय कंट्रीज, ग्राफ में देखते हैं। अगर वो ग्राफ प्रोवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि चेंज कैसे हुआ है। अगर दिखाया जाता है तो देखेंगे, नहीं दिखाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग देखें तो जापान ने अपनी जो ये है ना गाइस, डेट जो है वो बढ़ाई है। वो लोग ज़्यादा बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने देखा है वो लोगों ने बॉन्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर हम लोग ये देख के चले, क्योंकि अभी भी हमें मार्केट में ज़रूरत पड़ती है डॉलर की, क्योंकि हमें उसे ट्रेड के लिए यूज़ करना पड़ता है। ओके, हाँ, तो अभी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसे बोलते हैं 30 साल का बॉन्ड। अब ये 2 साल का बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो कितना था। इंटरेस्ट रेट जीरो इंटरेस्ट पे हमें ये बॉन्ड्स इशू किए गए थे, जीरो इंटरेस्ट मिल रहा था। अभी 5% इंटरेस्ट तक चले गए। वैसे ही 30 ईयर का भी एक बॉन्ड होता है जिसका 1.5% था, अभी 5% तक चला गया। अगर 1% पे उन्हें बायर्स मिल रहे होते और उन्होंने बेचा होता, अभी 4.5% उन्हें देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड्स खरीद नहीं रहे हैं लोग, इसीलिए उन्हें अट्रैक्टिव रेट प्रोवाइड करनी पड़ रही है कि भाई ये खरीद ले, तुझे पहले 2% मिल रहा था ना, अभी 4% मिला। क्योंकि गाइज 50 बिलियन, 100 बिलियन, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ ऐसे पैसे उठाए जाते, उसका 5% यानी बहुत ज्यादा होता है ना। अभी अगर हम लोग ये देखें, इंडिया के पास $230 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसके 5% अगर हमें मिलते हैं, 230 का 5% कितना होता है, 11-12 बिलियन होता है, 11-12 बिलियन होता है। जो अगर आज के रेट के हिसाब से 90 के हिसाब से कैलकुलेट करें, 12-900 यानी 1 लाख करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट आएगा हमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट में लोग उठा नहीं रहे हैं पैसे, उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे होता है। तो अभी एक इंडिकेटर है, उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मार्केट पैनिक सिचुएशन में है या नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट में, मैं ये सब दिखाने से पहले मैं बताऊंगा कि अपन कौन से इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं S&P का चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पे मूविंग एवरेज है 200 का, ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है ये 200 का मूविंग एवरेज है। चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे चालू है और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स चालू है लक्स एल्गो के। सिंपल है, मतलब प्रीवियस हाई तोड़ा तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये उसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, ये बस आपको एक दिखाने के लिए मैंने लगाया कि आपको स्ट्रक्चर पता चले कैसे होता है मार्केट का। तो अभी सबसे पहले हम लोग ना चालू करते हैं यूएसए के 30 ईयर का जो बॉन्ड का जो चार्ट है। अगर मैं उससे 2 ईयर के बॉन्ड के चार्ट से डिवाइड करूं तो एक चार्ट प्लॉट होगा। क्या होगा? एक चार्ट प्लॉट होगा। और अगर मैं उससे आरएसआई लगाता हूँ उसी चार्ट पे, तो मुझे कुछ इस तरीके से इंडिकेशंस मिलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चीज़ें देखेंगे कि आरएसआई की जो क्रॉसिंग है वो होनी चाहिए बराबर है 50 लाइन के नज़दीक, 50 लाइन पर। ओके, 50 लाइन पे क्रॉस होनी चाहिए। और हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में ये जब ये कॉल में जाता है तो क्या होता है। ओके, तो हमारे पास अभी एक चीज़ें हैं, हम लोग देख लेते। देखो, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, है ना। यहाँ पे 50 लाइन क्रॉस की गई, मैं उसे वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ। और ये है 1 दिसंबर 2000। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं नोट पैड पर। ठीक है, एक मिनट, मैंने ये पहले कभी निकाले थे। तो 1 दिसंबर 2000, तो एक तो एक ही हो गई। नेक्स्ट, हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं जहाँ पे हमारा ये मार्केट ऑब्वियसली यहाँ नीचे होना चाहिए 1% के करीब, है ना, लेस देन 1.5% होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो RSI है वो 50 को कहाँ क्रॉस करता है। तो एक ये लाइन आ गई, ये है 1 अगस्त 2007। तो मैं इसे भी लिख लेता हूँ डेट्स, 1 अगस्त 2007। नेक्स्ट, यहाँ पे है ये, और यहाँ पे क्रॉस हो चुका है ना, यहाँ पे क्रॉस हो गया, मतलब फेब्रुवरी मंथ है ये भी। ये है 3 फ़रवरी 2020, 3 फ़रवरी 2020। अभी हमने ये डेट इसीलिए निकाले हैं कि आपको अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, आप मुझे बताओ। 1 के नज़दीक चल रहा है, ये अभी यहाँ पे क्रॉस होने के कगार पर है। देखो अभी यहाँ पे है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है इस मंथ की, तो ये क्रॉस, अगर ये ऊपर होती है तो ये कहाँ, ये क्रॉस कर लेगा तो हमारी यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी पीछे वाली जो अभी तक हो रही। लेकिन जब जब ऐसे होता है, जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है, जो डेट मार्केट है मेन, उसमें दिक्कत क्या आती है हमें ये पता चलेगा। हमने 3 निकाले हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, S&P 500 का चार्ट निकालते हैं। ठीक है, जो डेट है, फर्स्ट डेट है 1 दिसंबर 2000। तो हम लोग उतना पीछे जा रहे हैं, 2000 का है, 1 दिसंबर का है, 1 दिसंबर 2000, यानी ये कैंडल है। देखो गाइस, मैं उसे उस कैंडल को मार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कैंडल है वो। ओके, मैं इसे ऐसे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मार्केट में क्रैश कितना है इसके बाद आप बताइए। इस कैंडल 1 दिसंबर के बाद मार्केट, हमें पता चला मार्केट में क्रैश कितना है। यूएस मार्केट क्रैश हो गया गाइस, कितने परसेंट से? 45% से। 2001 वाला जो क्रैश था, इसे बोलते हैं गाइस डॉट कॉम बबल। ये वो क्रैश था। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सेकंड है 1 अगस्त 2007, जून, 1 अगस्त 2007, ये कैंडल मैंने मार्क किया। ठीक है गाइस, ठीक है,
मैं अपर लिमिट का ज़रूरत नहीं है, मैं बस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ी चीज़ें, ताकि आप लोग ना आपके पैसे बच जाए। आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतनी मेहनत से, तो कैपिटल बचाना ज़रूरी है। तो ये क्रैश आ गया ऑलमोस्ट 55% का, और ये वाला था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, इसके बाद आया कोविड वाला क्राइसिस। तो अभी 3 फेब 2020 निकालते हैं, ये जैन और ये फेब्रुआरी, बराबर है? हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ से ही देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लगा देता हूँ। ये है कोविड वाला क्रैश, 33% आया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना गाइज, आप अगर हर चीज नोटिस करोगे तो एक चीज आपको पता चलेगी। डॉट कॉम बबल पूरा 1 साल मार्केट रैली किया है, यहाँ पे पिछला साल थोड़ा सा साइडवेज रहा 2-4 महीने। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, कॉल, देखो आप, कॉल कॉल कॉल, एक दो स्लाइस, फिर अगले 2 साल पुट, फिर आया ये वाला क्रैश जो कि बहुत छोटा था, कॉल पुट 33%। अब मार्केट एक्चुअली में यही कंडीशन बनाया US 30 पे, आप देख सकते हो। बस इसे इसने क्रॉस नहीं किया, यानी आज से कंप्लीट 2-3 महीने 4 महीने अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, तो हम लोग ऑफिशियली पुट, मतलब क्राइसिस में चले गए हम लोग। उसके बाद से हम लोग सेल पोजीशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, समझ गए? अब आपको हम लोग, मैं यही डेट्स आपको इंडियन मार्केट पे भी दिखाता हूँ। क्या है, आपको दोनों तरफ दिखाना जरूरी है। थोड़ी लंबी वीडियो है गाइस, आप प्लीज अच्छे से देखिएगा, ताकि क्या है ना, इंडियन मार्केट बहुत डीपली कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट डेट है 1 दिसंबर 2000। तो पहले वो कैंडल मार्क कर देता हूँ। ये रही 1 दिसंबर, ये 1 जैन की कैंडल का हाई, लो है, 36% का क्रैश है गाइस। ये इंडियन मार्केट है, 36% से क्रैश किया। अभी इंडियन मार्केट उतना प्रोन नहीं था यूएस मार्केट को, क्योंकि डॉट कॉम बबल था। इंडिया में डॉट कॉम बबल का तो ज़्यादा जिक्र तो नहीं किया गया था, उस समय अपन टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं थे। 1 अगस्त 2007, नो, सितंबर, 1 अगस्त 2007 रही ये। तो यहाँ पे यूएस मार्केट पुट में गया था इसके अगले महीने में। यहाँ पे इंडियन मार्केट ने रैली दिया है 25% का गाइस, और क्रैश कितना है, 55% का। मतलब इंडियन मार्केट 1 से 2 महीना आगे गया, 1 महीना आगे गया, फिर वहीं से मार्केट ने क्रैश किया। अगर उस क्रैश को हम लोग कैलकुलेट करें तो 60% का क्रैश है गाइस। कितना, 60% का। ये वाला जो क्रैश है, ये वाला क्रैश है 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तीसरा क्रैश है 3 फेब 2020, फेब्रुआरी महीना है ये। तो फेब में अगर हम लोग देखें, तो इंडियन मार्केट क्रैश किया 36%, जो कि यूएस मार्केट 33% किया था। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट लिंक्ड है ना? तो आप ये समझो कि ये जो चार्ट है, मैंने जो अभी आपको US 30 डिवाइडेड बाय US 2 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का चार्ट है, ये हमें बताता है कि कब क्रैश आने के चांसेस है, कब महंगी हो गई है ना बोरोइंग अभी, तो वैल्यूएशन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। इसलिए हमने ये क्रैश देखा, हमने ये क्रैश देखा, हमने ये क्रैश देखा, 3 क्रैश देखे। अभी हम लोग चौथे के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज को नोटिस करें, मैंने ये इंडिकेटर क्यों लगाया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्रैश आने में लग गए 8 महीना, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर से आने में लग गए 8 महीना। अभी हम लोग यहाँ पे वैसा चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर नहीं आया है हमें, क्योंकि अभी हम लोग मार्केट पुट का इशारा हुआ है, तो अभी हम लोग और स्टेबल है। मेरे हिसाब से प्रोबेबली मार्च तक क्रैश आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। बट मार्च से पहले क्रैश आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। वो तो ट्रिगर पे है ना, कब ट्रिगर दबेगा पता नहीं है।
अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो कहाँ जाता है यार? डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं क्या स्क्रीनशॉट? स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। आज की डेट कितनी है? ये वाला। अभी एक स्क्रीनशॉट है, आप इसको देखो। ये बफेट इंडिकेटर है। बफेट वॉरेन बफेट ने एक इंडिकेटर बनाया था। उसने क्या बनाया कि मार्केट कैप जो है, पूरी मार्केट कैप इंडिया की, सारे आ गए उसमें, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल, सब सब के सब आ गए, डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और अगर 120 आती है वो, या 100 के ऊपर आती है, तो हम लोग उसको ओवर वैल्यूड इकोनॉमी बोलेंगे। तो यूएसए की है 200। कितनी है? 200। ये थोड़ा 2024 का है, 2025 के हिसाब से 220 है। जापान की भी है 150 के ऊपर, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की भी 120 के ऊपर आ चुकी है। अभी अभी वो चार्ट नहीं है मेरे पास। कनाडा की भी है जो 150 के ऊपर है, और इंडिया भी है जो 120 के ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज है, जिसे हम लोग अभी ये चार्ट में कैसे पोस्ट करूँ, देखते हैं। तो ये सब के सब ओवर वैल्यूड इकोनॉमीज है। इसका मतलब है कि ये मार्केट क्रैश करेंगे, सबसे ज़्यादा हिट ये लेंगे। सबसे अच्छी कंट्रीज जो अंडर वैल्यूड है वो है चाइना। जर्मनी भी अभी 100 के ऊपर आ चुकी है, मैंने देखा है 2025 का डेटा। इटली, ब्राज़ील, क्यों इटली तो वैसे ही क्राइसिस में चल रही है, तो वो तो अंडर वैल्यूड ही रहेगी, उसका वैल्यूएशन ही नहीं आ रहा है। ब्राज़ील, रशिया, ये सब अंडर वैल्यूड है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये। अब इसमें सिर्फ इंडिया छोड़ के बाकी सारे के सारे G7 कंट्रीज हैं। यानी कि वो सारे लोग हिट लेंगे जितना हिट अपन नहीं ले सकते, है ना? क्योंकि उनका ट्रेड और मार्केट में, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, है ना, निफ्टी 50 के हिसाब से हो या किसी कंपनी के भी हिसाब से हो, अगर हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, तो इंडियन मार्केट एक साल से साइडवेज चालू है। यहाँ से साइडवेज चालू है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेंसिबल का एक डेटा देखेंगे। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ सेंसिबल का। आप क्या कीजिए, एक सेंसिबल नाम से वेबसाइट है, उस पर आइए, एनालाइज में जाके, एफ आई डी आई डेटा पे जाके, कैश मार्केट पे क्लिक कीजिए और उसे मंथली पे सेट कीजिए। आप ये अक्टूबर 2024 का चार्ट देखते हैं, और अक्टूबर 2024 यानी सितंबर के बाद, तो मार्केट हमारा इसी दिन से साइडवेज है कि नहीं? हाँ, इसी 2 सितंबर पे था, उसके बाद सितंबर महीना, और उसके बाद साइडवेज। अगर हम लोग इसे देखें और इस डेटा को स्टडी करें, एफ आई एस बाय सेल, और ये नेट मतलब टोटल इन आउट, तो टोटल क्या हुआ वो है ये, ठीक है। आप देखो, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यूस बाइंग पे है, कंटिन्यूस बाइंग, तो ये होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, ये बाय कर रहे हैं। और यूएस मार्केट के जो डीआईएस है, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, वो क्या कर रहे हैं? देखो, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग, नवंबर में 45,000 करोड़, दिसंबर में 16,000 करोड़, जनवरी में 87,000 करोड़, फरवरी में 59,000 करोड़, मार्च में 2,000 करोड़ की बाइंग है, फिर अप्रैल में 2,000 करोड़, मई में 11,000 करोड़ की बाइंग है, जून में 7,000 करोड़ की बाइंग, जुलाई में फिर 47,000 करोड़ की सेलिंग, 46,000 करोड़ की सेलिंग, और अभी सितंबर चल रहा है, उसमें भी 9200, मतलब 9,200 करोड़ की सेलिंग। इंडियन मार्केट बाय कर रहा है, मतलब डीआईआई बाय कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन वाले लोग बाय नहीं कर रहे हैं। और एफआई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इन्होंने बेचना चालू किया है, तो इंडियन मार्केट देखो क्या हो गया। यानी कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेटा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एक बात तो समझ गए कि इंडिया में सिर्फ सेलिंग चालू है, तो मार्केट साइडवेज है। कभी भी सिर्फ सेल ही होगा, बाय के चांसेस है ही नहीं। तो मार्केट पैनिक स्टेट में है, तो एक नया हाई बनाएगा और फिर ही गिरेगा। अभी मेरे को क्या, मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ना गाइस, यहाँ से एक हाई लगाएगा, फिर थोड़ा इधर एक स्टेबल बनेगा, फिर एक हाई बनाएगा, और फिर क्रैश करेगा। ऐसा मेरा इंट्यूशन है। तो ये क्रैश जो आएगा ना, ये प्रोबेबली मार्च महीने में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तब ईयर ऑन ईयर कंपनीज का डेटा आता है, जो कि इस साल के लिए खराब है। ट्रम्प के टैरिफ्स हो गए, या फिर डॉलर हो गया, सब की वजह से। और एक और चीज़ है गाइज, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप ये डॉलर का जो इंडेक्स है, इसे देखो। डॉलर
अभी के लिए 15% डाउन है। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉलर और 90 तक आना चाहिए और भी ओवर वैल्यूड है। तो अगर डॉलर 90 तक आएगा तो ऑब्वियसली हर कंपनी जो अपना रेवेन्यू दिखाती है, अगर वो, देखो सिंपल सी बात है, ये जो S&P 500 है ना, ये कंटिन्यूस हाई इसीलिए लगा रहा है क्योंकि इसके जो टॉप कंपनीज है वो सारे टेक कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, है ना, एनवीडिया, सब टेक कंपनीज है। अब क्या होता है ना कि डॉलर अगर सॉफ्ट हो गया, अभी मान के चलो कि पाउंड की वैल्यू, है ना, सिंपल है, एक दिखाता हूं आपको। पाउंड, है ना, पहले 1 पाउंड इज इक्वल टू सपोज $1 है, $1, है ना। तो रेवेन्यू मान लो 1,000 रेवेन्यू, ठीक है, जो स्पेलिंग गलत हो गया तो भी चलेगा गाइस। रेवेन्यू मान लो $1,000 का हो गया। अब तो एक पाउंड से मेरे को डॉलर में मिल गया, मैंने उसे कह के $1,000 बोल दिया। अब डॉलर की ही वैल्यू कम हो गई है। अभी 1 पाउंड $1 नहीं रहा, अभी 1 पाउंड में $1.2 आ रहे, यानी कि 1 पाउंड में इज इक्वल टू $1.2, क्योंकि डॉलर 20% गिर गया ना, बराबर। तो अब मेरा जो $1,000 जो रेवेन्यू, 1,000 पाउंड जो रेवेन्यू था, वो $1,000 था, लेकिन अभी 1,000 पाउंड रेवेन्यू $1,200 हो गया ना गाइस। तो हर कंपनी का ऑटोमेटिक क्या होगा कि 20% उनका जो अर्निंग्स है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कंपनीज फॉरेन से रेवेन्यू उनका ज़्यादा आता है, जैसे कि सारे टेक कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह। तो वो लोग का क्या होगा कि अगर बाहर से 1 बिलियन पाउंड का अगर रेवेन्यू आ रहा है उनका यूके से एग्जाम्पल, तो अभी वो $1.2 बिलियन में दिखाना पड़ेगा उन्हें चार्ज शीट पर उनके। तो फॉरेनर्स क्या करेंगे, वो देखेंगे यार रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, तो चलो बाय कर लेते हैं कंपनी का। आप पीबी रेशो निकालोगे और आप बोलोगे बाय करना, लेकिन आपने डॉलर भूल गए, आप लोग डॉलर भूल गए। ये तो डॉलर का डिप्रिसिएशन है जिसकी वजह से अर्निंग्स में अप्रिसिएशन नजर आ रहा है, बट उनकी सेल्स नहीं बढ़ी है, सेल्स सेम ही है, वो डॉलर के अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है, हर बार कंपनी आप चेक करते हो तो आप ध्यान रखा करो ये सब चीज़ों का। तो डॉलर अप्रिसिएशन का जो इशू है, डॉलर डिप्रिसिएशन का, अगर हम लोग ये कंडीशन देखें यहाँ से, फेब, दो जैन और फेब, तो गोल्ड, ये रहा जैन और फेब, तो गोल्ड का जो ये अप्रिसिएशन है ये डॉलर की वजह से भी हुआ है, और खुद डॉलर में भी बाइंग ज़्यादा आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर से भरोसा उठ रहा है ना, 15% गिरा है डॉलर, है ना। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि बिटकॉइन रैली करेगा, है ना, अप्रैल में। ये देखो ना आप, ये रैली बिटकॉइन की इसी वजह से हो गई, 50% बढ़ गया, समझ रहे हो। तो डॉलर कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में बाहर की चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है। और ये बिटकॉइन वगैरह, मैं तो सोचता हूँ अभी क्रिप्टो क्रैश की, क्रिप्टो पंप होगा, मुझे ऐसे लगता है 1.5 लाख तक इजीली पंप होगा, फिर डंप की कोशिश बहुत जल्दी होगी और बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट डंप होने वाला है क्रिप्टो, क्योंकि डॉलर स्पाइक मारेगा तो फिर ये होगा। अभी डॉलर को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम है, 90, अगर इसके एवरेज प्राइस हम लोग देखें तो डॉलर और 7% यानी 100 दिनों तक जाएगा। तो अगले 2-3 महीने हो सकता है कि बिटकॉइन कॉल में रहे, ये क्रॉस करे 140 तक जाए, उसके बाद हम लोग एक सेल की रैली देख सकते हैं जो करेक्शन लाएगी प्रोबेबली 90 के करीब, या फिर 1,08,000 तक ला सकती है। तो अभी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा सोचो, अगर आप बिटकॉइन कर रहे हो तो एक अच्छी सी लेवल के ऊपर बाइंग करने की सोचो, जैसे इसके ऊपर आप बाइंग का सोचो, वरना मत सोचो। आप कमोडिटी मार्केट में देख रहे हो तो रैलीज इतने फास्ट आ रहे हैं, आप देखो कि गोल्ड और सिल्वर के रैलीज, क्या रैलीज आई है ना। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत लोगों ने की होगी, मैंने नहीं की क्योंकि मैं उतना नहीं जानता था, ये सब चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप, रॉ मटेरियल पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, नेचुरल गैस हो गया, समझ रहे हो आप। मैक्सिमम ट्रेड्स आप जिसमें करते हो, डॉलर खा रहा है वो लोग को गैस, समझ रहे हो। अब सब लोग जानते हैं कि ये
हाई बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप मुझे बताइए, क्रूड ऑयल जब यहाँ पे आया 4,700 पे, तो ऑब्वियसली बाय की रैली देगा वो। ये एक लॉन्ग पोजीशन थी, मैंने एक दोस्त को बताई थी, उसने हर महीने फ्यूचर्स में बाय करके ये पोजीशन बनाई थी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि फॉरेन मार्केट क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट क्या कर रहा है ना। उसके बाद आपको एनालाइज करने के बाद फिर आपको ये सब चीज़ों में आगे बढ़ना है। आप ये सब चीज़ें भूलिएगा मत। ये क्या है ना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है। मैं ऐसे मानता हूँ कि इंडियन मार्केट क्रैश होना बहुत ज़रूरी है। अभी इंडियन मार्केट ही ओवर वैल्यूड हो गया है, एक्चुअली में यही दिक्कत हो गई। अगर हम लोग वॉरेन बफे इंडेक्स देखें, ठीक है, इंडिया का, तो हमें पता चलेगा 135 है, जो कि ओवर वैल्यूड है। 120 के ऊपर गया तो ओवर वैल्यूड हो गया। यूएसए का 220 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यूएसए का यूएसए का कहाँ है, एक मिनट है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको सब चीज़ें। तो क्या आपको एक क्लियर आइडिया रहनी चाहिए कि आप लोग जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इंटेंशन कहाँ तक वो ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नहीं। और 217 है, समझ रहे हो। ये डेविएशन, अभी देखो ये यूएस मार्केट का कर्व है। ये हिस्टोरिकली जो डेविएशन है वो यहाँ से चल रहा है 50 से, अभी गया है वो 100, 110, 120। तो आज के हिसाब से 120 वो नॉर्मल मीडियन है ना। आप 1995 वाला, ये 2000 वाला बबल है ना, तब ये गया था 150 पे, तब मीडियन थी 70 या 75। आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आती है, 100 से नीचे है ना। तो ये क्रैश आ गया, फिर ये 2007 का क्रैश आ गया, फिर ये कोविड का क्रैश आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे 200 से ज़्यादा, मीडियन चल रहा है 120 पे। कितना, 120। आप ये समझो 120 मीडियन चल रहा है, और हम लोग इतना ऊपर मार्केट का वैल्यूएशन है। ये हिस्टोरिकली मीडियन लाइन यहाँ पे 129 पे चल रही है, और ये चल रहा है 220 पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट में ना क्या हो गया ना गाइज, आप है ना इफ्स एंड बट्स में इन्वेस्ट मत किया करो, आप एब्सोल्यूट में बिलीव रखो। एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू है 10,000 करोड़, मान लो 1 बिलियन, और उसका वैल्यूएशन आप 50 बिलियन, 70 बिलियन रख रहे हो, 100 बिलियन रख रहे हो, और फिर फ्यूचर पोटेंशियल है, ऐसा है वैसा है करके आप कर रहे हो, तो नहीं चलता है ना गाइस, है कि नहीं। फिर वैसे कैसे चलेगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तब आप समझ सकते हो कि मार्केट में ना कैसे एनालाइज किया जाता है मार्केट। अभी आप मुझे बताओ, मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई उसमें आपको अब क्या लगता है आपको कि अपना इंडियन मार्केट क्या है। इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, 150 पे चल रहा है, 120 का उसका रेशियो है, वॉरेन बफेट के इंडिकेटर का, वो जीडीपी का एक रेशियो है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऊपर से ट्रेजरी बॉन्ड्स भी हमें ये बता रहे कि हम लोग क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रैश एक दिन में नहीं आता है गाइज, ना ही एक साल में। क्रैश 1-2 साल के अंदर आ सकता है। दिक्कत है ट्रिगर, अब ट्रिगर दबाएगा कौन, उस पे है सब। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि लॉस बड़ा नहीं लेना है हमें, है ना। इन्वेस्टमेंट आपकी है, मार्केट कॉल में भी यहाँ तक जा सकता है, 30,000 तक भी जा सकता है ना। जो क्रैश करेगा ना, 20,000 से नीचे जाएगा वो, और उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ इंडियन मार्केट है जो हायर हाइज नहीं लगा रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं अपना पैसा गए। तो आपको ये सब देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक और चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चार्ट है। ये चार्ट है रिलायंस प्लस टीसीएस प्लस एचडीएफसी प्लस भारतीय एयरटेल प्लस आईसीआईसीआई बैंक, यानी अपने टॉप 5 कंपनीज जो 20% अपनी जीडीपी हाथ में रखती है। कितनी, 20%। वो इसके बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बॉक्स है गाइज 20% का।
अगर हम लोग इसका एवरेज भी मान के चले तो एवरेज आ रहा है यहाँ पे, वो लोग इसके नीचे हैं पिछले 1 साल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देखो। तो कहीं ना कहीं कॉल की गुंजाइश मुझे, आप मुझे बताओ, ये निफ्टी जो बाय में दिख रही है वो है भी नहीं ना बाय में। आप ऐसे फिर 1 आवर या 4 पे जाओगे तो आपको दिखेगी वो, भाई कॉल में निकल चुकी है एंड ऑल, है ना। आप उसे डेली मंथली टाइम फ्रेम से देखा करो, हर चीज पे ध्यान रखा करो, मंथली लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे तो हमें बाय की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हर चीज पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट सेल 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 सेल, हर बड़ी कैंडल सिर्फ रेड ही क्यों नजर आ रही है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। हर मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल्स भी सब के सब पुट के ही है। मैंने देखा कि पिछले जो 200 ये है ट्रेड्स है, जो सबसे बड़े ट्रेड्स थे, आप इनसाइडर ट्रेड जो होते हैं, इनसाइडर ट्रेड मतलब जहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट हो या फिर जो इन्वेस्टर्स है बड़े, वो लोग एग्जिट करते हैं जो पोजीशन, वो बाय कर रहे कि सेल करते। तो पिछले 200 जो सबसे बड़े ट्रेड्स थे पिछले वीक के, वो सारे के सारे सेल के हैं गाइस, मतलब सब लोग बेच रहे, ठीक है, इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स, बड़े बड़े रिटेलर्स वगैरह सब बेच रहे, तो बायर नहीं है। तो बायर कौन है, बायर हो आप, तो आपको फंसाया जा रहा है। मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ यूएस मार्केट, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय, सब बाय बोल रहे हैं। अगर इतनी हायर बाइंग है तो फिर मार्केट में सेल की पोजीशन क्यों बन रही है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग, सब बाय बोल रहे हैं, है कि नहीं। टॉप 10 कंपनीज है अपनी, ये टॉप 20 कंपनीज में अपना 50% जीडीपी बनाती है, टॉप 30 कंपनीज, सब बाय में है गाइस। कौन सेल में, न्यूट्रल और देखो ये स्ट्रॉन्ग सेल है आईआरएफसी, सब बाय है। तो सब लोग बाय बोल रहे हैं और मार्केट बाय का बिहेवियर दिखा भी तो नहीं रहा है, बराबर है कि नहीं। बाय का बिहेवियर कहाँ दिख रहा है, आप मुझे बताओ। ये डेली कैंडल है, यहां से मार्केट सेल में गया, है ना। अब ये मार्केट यहाँ चल रहा है, अगर ये सारे पोजीशन में बाइंग हो चुकी है, यानी अगर मैं इसको बाइंग मानता हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके ऊपर ही मार्केट है और इसके बाहर मार्केट जा नहीं रहा, तो इसके अंदर बाइंग हुई रहेगी फिर, बराबर है, इसके अंदर बाइंग हुई रहेगी। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बाय मिला है, और वो महीना है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और उसी समय सेंसिबल का डेटा क्या बोलता है, अप्रैल से 2000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, फिर 11,000 करोड़ की, 7,000 करोड़ की, कितना हुआ टोटल, 4,000 प्लस 8,000 कितना होता है, 12,000 प्लस ये 12 मान के चलो, 24,000 करोड़ की बाइंग हो गई। 47,000 करोड़ की सेलिंग, 46,000 करोड़ की सेलिंग, और अभी 9,000 करोड़ की सेलिंग, मतलब कितना हुआ नेट फ्लो निगेटिव, ये टोटल होगा गाइज लगभग 1 लाख करोड़, और बाइंग होगी 25,000 करोड़। तो 1 लाख करोड़ की सेलिंग हो रही है और बाइंग 25,000 करोड़ की हो रही है, तो बाय कैसे है फिर, बाय तो है नहीं। तो आपको ट्रैप किया जा रहा है गाइस, क्या किया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करो, थोड़ा कम इक्विटी मार्केट से दूर रहो, निफ्टी वगैरह से थोड़ा सा सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपको लगता है कि कैसे बाइंग आ रही है कैसे सेलिंग आ रही है, उसके हिसाब से। और जो कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दे के निकालो, उसके बाद अगर आपको कोई कंपनी मिलती है तो उसमें ये करो जो इतने जल्दी क्रैश ना करे, जो मार्केट में अगर सेलिंग आए उसमें तो पहले कम से कम 1 2 वीक्स बाद में सेलिंग आए, कम से कम उतना वो खुद को होल्ड कर सके, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जो सीधा फॉरेन से लिंक्ड कंपनीज है जिसका रेवेन्यू बाहर से आता है मैक्सिमम, जैसे कि आईटी, उसका रेवेन्यू बाहर से है, उसके सारे टॉप क्लाइंट बाहर के हैं, तो सबसे ज्यादा वही गिरेगा ना, बराबर है कि नहीं? मैं आपको अगर दिखाऊंगा आईटी
का जो कंपनीज है उनके एक चीज दिखा था, HCL क्या है ये? अगर निफ्टी अभी सेम पोजीशन पे ये 20% जा चुका है, इन्फोसिस 7%, TCS 10%। कहाँ से? 2 जुलाई से। और निफ्टी ये रही 2 जुलाई, है ना, ये 2%। तो ये 30-30%, 40-40% आईटी स्टॉक्स गिर चुके हैं। तो आप सेक्टर अच्छे से ढूंढो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, इंडियन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जिसका बाहर से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो और उसमें आपको स्टॉक होल्ड करना है तो करो। अभी आईटी गिरा है और मैं बाय करूंगा ऐसा मत सोचो, आईटी अभी भी वो वहां तक नहीं गिरा है जहां तक उसे गिरना चाहिए। बहुत गिरेगा, अगर थोड़ा भी ट्रिगर हुआ ना सबसे पहले वही गिरेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन्वेस्ट करो गाइज। और मार्केट में जो पैनिक आ रहा है और कमोडिटी मार्केट में जो रैलीज आ रही है वो सिर्फ पैनिक जो है इन्वेस्टर्स उसकी वजह से हो रहा है, तो आप भी उसकी तरफ ध्यान दो, है ना। और बाय पोजीशन हमेशा हमेशा आपको वैसे ही ध्यान रखनी है। किसी भी कंपनी में आपको बाय करना है, आप, मेरा एक सिंपल सा रूल है, मैं इसे चेंज नहीं करता हूँ। आपको क्या करना है, ये 50 लाइन को क्रॉस किया है ना, बस यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ये जो रैली है, ये रैली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बस एक सिंपल सा है, लॉजिक ही क्या है, SBI एस एग्जाम्पल जो नीचे से क्रॉस करके 50 लाइन क्रॉस किया, अगर कोई है तो मैं दिखा, देखो ये यहाँ पे एक दिखा, यहाँ से ये 50 लाइन क्रॉस कर चुका है, यहाँ से फिर यहाँ तक, यानी ये रैली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो रैली है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 50 लाइन के ऊपर जा चुका है। अब मेरे को अगर वापस मार्केट यहाँ पे मिल रहा है, इसी बाइंग पोजीशन पे मिल रहा है, तो मैं बाय कर सकता था ये स्टॉक। अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7% रैली पे है, इन्फोसिस। ये लेना भी है एज अ स्कैल्प, एक वीक एक मंथ के हिसाब से ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सेक्टर गिरेगा गाइस। ठीक है, गिरेगा, इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ये देखो ये यहाँ पे क्रॉस कर चुका, अगर ये हमें टाइटन यहाँ पे मिलता है 3400 पे, तो एक अच्छी बाई पोजीशन है टाइटन में। ठीक है, आप ऐसे ढूंढो, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो निकाला ये RSI है, इसमें कोई भी सेटिंग्स मैंने चेंज नहीं की है, एक भी सेटिंग चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। बस मैं उसे बॉन्ड मार्केट से कैसे डिफर करता है इंडिया में, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि US मार्केट कैसे अफेक्ट करेगा। और अभी हम लोग रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। रिसेशन प्रूफ कौन से स्टॉक्स हैं आप देखो, कि मार्केट में ऐसा क्या है जो रिसेशन प्रूफ है ना। आप देखो, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन आप बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो, किसी के बातों में मत आओ। और ये एक आपके लिए नई लर्निंग भी हो सकती है कि ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, जैसे निफ्टी हो गई या फिर DXY इंडेक्स हो गया, निफ्टी 30, ये फॉरेन इंडेक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स कैसे चल रही है, फिर गोल्ड कैसे बिहेव कर रहे हैं, इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करता है उस क्राइसिस में, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने मंथली चार्ट पे दिखाया है, अगर आप वीकली पे जाओगे तो आपको ट्रिगर पहले पता चलेगा, एक वीक पहले पता चल सकता है, मैंने तो मंथली पे बताया। आपको बस इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करनी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे क्रैश आ रहा है तो फिर वो ट्रिगर हो सकता है, वो यहाँ पे पुट आ रहा है तो, है ना, ये देख के आपको करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, और मैं मोस्टली वीडियोस मराठी में बनाता हूँ क्योंकि मैं मराठी हूँ। तो अगर मराठी में किसी को ये वीडियो चाहिए तो मैं एक दिन लाइव आके पूरा डिस्कस करूँगा, आप मुझे बताइए। और किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो कि मैंने क्या यूज़ किया, क्या है क्या नहीं, आप मुझे बताएं, मैं वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, मुझे कोई भी ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर आप में इसमें कोई और टॉपिक्स आपको ऐड करने आप मुझे बताओ, मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलो गाइज, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, बाय बाय।